समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, मैंने हर पल को जिया पूरी एक सदी की तरह। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ये सौभाग्य जिन लोगों को मिला उन्हें तो सम्मान मिलना ही चाहिए। क्या आज आप ऐसे किसी कवि की कल्पना कर सकते हैं जो अपने शहर में इतना लोकप्रिय हो कि विदेश से कोई चिट्ठी आए जिसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम और शहर का नाम हो और वो चिट्ठी कवि को मिल जाए? आज के दौर में कितना भी लोकप्रिय कवि या गीतकार हो, सोशल मीडिया का स्टार हो, तब भी ये मुमकिन नहीं है। पर एक कवि को ऐसी शोहरत मिली, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज, जो अपने आखिरी समय तक भी अपने शहर अलीगढ़ में इतने मशहूर थे कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आप किसी भी रिक्शा वाले या ऑटो चालक से नीरज जी के घर चलने को कहे तो वो बिना किसी पते के आपको उनके घर तक पहुंचा देता था। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। लोकप्रियता की ही बात करें तो नीरज जी महिलाओं में बेहद लोकप्रिय रहे। भोपाल की एक महिला ने तो उनकी खातिर ताउम्र शादी नहीं की, और जब आखिरी कुछ सालों में वो काफी बीमार थे, अकेले थे, तो वो महिला उनकी तीमारदारी के लिए अलीगढ़ भी आती जाती रही। अपने यहाँ फिल्म स्टार्स की तो इतनी लोकप्रियता या फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है, मगर एक कवि या गीतकार के बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन नीरज जी अपवाद थे और अपनी इस लोकप्रियता की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। साहित्यिक आलोचकों ने वर्षों तक उनसे किनारा किए रखा, उन्हें सुरा सुंदरी का उपासक कहा, लेकिन आम लोग और फिल्म मेकर्स को उनकी कविताओं ने ऐसे छुआ कि फिल्म जगत में जब आए तो ऐसे ऐसे अर्थपूर्ण गीत दिए जो आज तक हम गुनगुनाते हैं। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, मेरा मन तेरा प्यासा। 1964 से लेकर 1974 तक की फिल्मों में उनके लिखे गीत मिलते हैं। 1974 के बाद सिर्फ 1980 में आई तू मेरी मैं तेरा फिल्म है जिसमें उन्होंने गाने लिखे, या फिर 2011 में आई देवानंद की फिल्म। लेकिन इन सालों में उन्होंने जो वैरायटी और क्वालिटी दी वो कमाल है। हिंदी भाषा के शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग उन्होंने किया। आप उनके गीतों को सुनकर हंस सकते हैं, गमगीन हो सकते हैं, सोचने पर मजबूर हो सकते हैं, श्रृंगार रस में डूब सकते हैं, विरह के दर्द को अनुभव कर सकते हैं। भक्ति हो या देशभक्ति या दर्शन, बहुत बड़ा दायरा है उनके गीतों का। जो दर्द देते हैं तो उससे उबरने का हौसला भी। डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, डर लगे कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या, जुड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो इंसानों में भगवान था जो उस राम की कथा सुनाता। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। नीरज जी का नाम लेते ही जो कविता सबसे पहले जहन में आती है वो है स्वप्न जरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़ी खड़ी बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जब उन्होंने ये कविता लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो पर पढ़ी तो जैसे सनसनी मच गई और विवाद भी उठ खड़े हुए। आलोचकों ने कहा ये उर्दू का कवि है या हिंदी का। ये फ्रेज ना उर्दू में आया था कभी पहले, न हिंदी में आया था। मैं विदेशों में गया तो मुझे इसी नाम से याद किया गया, कारवां गुजर गया कह के इंट्रोड्यूस किया गया। उनकी कविता की भाषा ऐसी थी जो आम जन तक पहुंचे और उसी भाषा ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। इसीलिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनके बारे में लिखा कि कविता लोकप्रिय होनी है तो नीरज की भाषा से बच नहीं सकते। दिनकर जी के साथ एक वाकया नीरज जी ने एक अपने इंटरव्यू में शेयर किया था।
वो एक आयोजन में भाग लेने के लिए ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उसी ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास में दिनकर जी यात्रा कर रहे थे। पता चला तो नीरज जी उनके पास चले गए और बैठकर बातें करने लगे। पूरे 3 घंटे नीरज जी को सुनने के बाद दिनकर जी ने कहा, मैं तो तुझे गवैया समझता था, मगर तू तो बहुत विद्वान है। और जब उनके एकल काव्य पाठ के विषय में पता चला तो आयोजकों से कहकर खुद उस समारोह की अध्यक्षता की। उस मंच से दिनकर जी ने अपनी कोई कविता नहीं पढ़ी, लेकिन नीरज जी के विषय में बोले कि नीरज हिंदी की वीणा है। नीरज जी पहले हिंदी कवि थे जिन्हें 1983 में अमेरिका में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद भी वो कई बार वहां गए। वहां भी उनके बहुत से प्रशंसक हैं। कविता तो वो कमाल की लिखते ही थे, पर नीरज जी का कविता पढ़ने का अंदाज इतना निराला था कि उस अंदाज पर सुनने वाले फिदा हो जाते थे। इसीलिए कवि सम्मेलनों में जब वो होते तो किसी और को सुनने की चाह ही नहीं रहती थी। हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना न प्यारे वैसा अपना जाना रे। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में गोपाल दास सक्सेना का जन्म हुआ। जब वो मात्र 6 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी बुआ और फूफा जी ने नीरज जी और उनके बड़े भाई को पढ़ाया लिखाया। स्कूल के दिनों का एक वाकया है। एक बार नीरज जी एक नंबर से फेल हो गए थे। उन्होंने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की कि 1 नंबर बढ़ा दे, मगर टीचर ने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर आज मैंने तुम्हें 1 नंबर दे दिया तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तुम गरीब के बेटे हो, तुम्हें हमेशा फर्स्ट क्लास में ही पास होना चाहिए। ये बात नीरज जी कभी नहीं भूले। इसीलिए वो जीवन के हर क्षेत्र में अव्वल रहने की कोशिश करते थे। संगीत और लेखन का शौक भी स्कूल से ही शुरू हो गया था। इसीलिए 14 साल की उम्र से वो कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे थे और कविता के लिए अपना उपनाम रखा नीरज। बाद में तो वो इसी उपनाम से मशहूर हुए। मेरी आवाज़ तो बहुत ही जादू थी उस समय। लोग आवाज़ का जादूगर कहते थे मुझे। क्लास में लड़के साइकिल करके पुकारते। कविता के लिए जो दर्द चाहिए होता है वो जिंदगी लगातार नीरज जी को देती ही रही। पहले पिता का साया सर से उठा, फिर जिससे प्यार हुआ उसका साथ नहीं मिला, और पहले प्यार को ना पाने की कसक उन्हें जिंदगी भर सालती रही। लेकिन जिंदगी की गाड़ी तो आगे बढ़ती रहती है, तो उनकी भी शादी करा दी गई और शादी के बाद उन्हें घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी साफ साफ कह दिया गया। उस वक्त जो भी काम वो कर सकते थे उन्होंने किया। बीड़ी सिगरेट बेची, टाइपिंग की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, रिक्शा चलाया, दीवारों पर दवाइयों के ब्रांड के नाम तक लिखे। यहाँ तक कि यमुना नदी में डुबकी लगाकर वो सिक्के भी निकाले जो भक्तगण श्रद्धा से नदी में फेंक देते हैं। फिर किसी तरह दिल्ली में गवर्नमेंट पब्लिसिटी डिवीजन में टाइपिस्ट का काम मिला और जल्दी ही उन्हें लिटरेरी असिस्टेंट के तौर पर प्रमोट कर दिया गया ताकि वो सरकार की नीतियों के प्रचार में मदद कर सके। इस दौरान कविता भी परवान चढ़ती रही और दिल्ली में उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए कई बड़े मंच मिले। एक कवि सम्मेलन में जब उन्होंने अपनी एक कविता पढ़ी तो श्रोताओं को इतनी पसंद आई कि तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। उन्हें 5 रुपए पुरस्कार के रूप में भी दिए गए। उस मुश्किल समय पर वो 5 रुपए मिलने की खुशी उनके लिए किसी भी बड़े अवार्ड को पाने से ज्यादा थी। नीरज जी कितनी भी मुश्किल में रहे हों, उन्होंने सच को सच कहने से कभी गुरेज नहीं किया। फिर उसका फल भी भोगा। 1943 में कोलकाता में उन्होंने भूख की मारी जनता को देखकर सरकार की आलोचना करते हुए एक कविता पढ़ी, मैं विद्रोही हूँ। इस कविता को बहुत पसंद किया गया, लेकिन सरकारी विभाग में काम करते हुए सरकार की आलोचना करना जुर्म होता है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसे सरकार की नीतियों की प्रशंसा के लिए नौकरी दी गई हो। उन्हें सरकारी विभाग के एक शुभचिंतक ने सलाह दे दी कि अगर गिरफ्तारी नहीं चाहते हो तो वापस दिल्ली ना आओ। इसीलिए नीरज जी सीधे कानपुर चले गए और लगभग 2 साल तक वहीं रहे छिपकर। उस दौरान उन्होंने फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, स्टेनोग्राफर का काम किया, फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। इसी बीच उनका पहला काव्य संग्रह संघर्ष प्रकाशित हुआ। यानी जिंदगी में कुछ भी होता रहा हो, नीरज जी का कविता लेखन निरंतर चलता रहा। तो एक कविता का दौर था और पहला ये क्राइटेरिया होता था कि आपकी किताब है कोई छपी हुई,
तो मेरी पहली किताब पब्लिश हुई 1944 में। 1956 में उन्होंने अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी पढ़ाना शुरू किया। इस दौर में वो कवि सम्मेलनों और श्रोताओं के बीच लोकप्रियता पाने लगे थे। और फिर एक वक्त वो भी आया जब आलोचना करने वाले उनकी प्रतिभा के आगे नतमस्तक हो गए। ऐसे ही समय में उनकी कविता कारवां गुजर गया आकाशवाणी पर सुनाई दी और सब पर छा गई। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, कारवां गुजर गया गुबार देखते। 1960 में मुंबई में उनका एक एकल काव्य पाठ हुआ था, जहां मुख्य अतिथि थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने नीरज जी को 5000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। उसी आयोजन में फिल्म निर्माता आर चंद्रा ने नीरज जी को अपनी फिल्म में गीत लिखने का ऑफर दिया, लेकिन नीरज जी ने कहा कि मेरी इतनी सारी कविताएं हैं, आप उनमें से अपनी पसंद की कविताएं चुन लें। बाद में आर चंद्रा ने उनकी कविताओं को 1965 में आई फिल्म नई उम्र की नई फसल में इस्तेमाल किया। फिल्म तो नहीं चली, मगर इसके सभी गीत बहुत मशहूर हुए। ही रहो आज दर्पण तुम, आज की रात बड़ी शौक बड़ी लटखट, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शु। आर चंद्रा ने यूं तो नीरज जी से पहले बात की थी, मगर नीरज जी के गीत जिस फिल्म में सबसे पहले सुनाई दिए वो थी चा चा चा। इसे बनाया था अभिनेता चंद्रशेखर ने। उन्हीं के अनुरोध पर नीरज जी ने उनकी फिल्म के लिए ये मशहूर गीत लिखे। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटाओ, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटाओ। सुबहाना शाम ना, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थे। नीरज जी की मुलाकात एक बार देवानंद से हुई। देवानंद उनकी भाषा से बहुत प्रभावित थे और चाहते थे कि नीरज जी उनकी फिल्मों में गीत लिखें। नीरज जी नौकरी करते थे, इसीलिए देवानंद के आग्रह पर 6 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई आए और फिल्म प्रेम पुजारी के लिए गीत लिखे। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी छोरियों में घोला जाए फूलों का शबाब, कम पे धूल डालो कह कहा लगा लो। फिल्म के संगीतकार थे एस डी बर्मन। उन्होंने नीरज जी को फिल्म की कहानी और सिचुएशन बताई, धुन सुनाई, साथ ही एक शब्द दिया और कहा गाने की शुरुआत इसी शब्द से होनी चाहिए। पूरे गीत में छोटे छोटे शब्द हों और शराब शब्द का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। और तब नीरज जी ने ये गीत लिखा। रंगीला रे तेरे रंग में। बाद में एस डी बर्मन ने उनसे कहा था कि मैंने तुम्हें जानबूझकर एक मुश्किल धुन दी थी ताकि तुम फेल हो जाओ, मगर तुमने अपने बोलों से मुझे फेल कर दिया। उसके बाद तो नीरज जी ने एस डी बर्मन के साथ गैम्बलर, तेरे मेरे सपने, शर्मिली जैसी फिल्मों में बहुत ही कमाल के गीत दिए। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन महकत राहों तक, बहकत चाहों तक, पिया की बाहों। धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल भी, अंधी पर जा अंधा राजा, चकचर भाजी चकचर खाजा। बगिया, मधुर, मदिर, गीतांजलि जैसे हिंदी के शब्द उस समय के हिंदी गीतों में बहुत कम सुनाई देते थे। नीरज जी की लेखनी ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। एस डी बर्मन के अलावा नीरज जी ने शंकर जयकिशन के लिए भी कन्यादान, चंदा और बिजली, मेरा नाम जोकर, पहचान, कल आज और कल, लाल पत्थर, पतंगा जैसी फिल्मों में गीत लिखे। झूम के गायूं आज मेरे दिल रात गुजरे, सुनी सुनी सांस की सितार पर, भीगे भीगे टिक 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 चलती जाए घड़ी। शंकर जयकिशन धुनें अलग अलग बनाते थे, मगर नाम दोनों का जाता था। नीरज जी संगीतकार शंकर के लिए गीत लिखते थे। कन्यादान फिल्म के लिए जब संगीतकार शंकर ने उन्हें सिचुएशन बताई तो वो 3 पेज की एक कविता लिखकर ले गए, जो फिल्म में इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। कहा जाता है कि शंकर किसी और से वो गीत लिखवाना चाहते थे। गुस्से में आकर नीरज जी ने अपनी कविता को फाड़ दिया।
लेकिन फिर प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया ने उन्हें समझाया बुझाया और कहा कि वो ऐसा गीत लिखकर ले जाएं कि शंकर मजबूर हो जाएं उसे शामिल करने के लिए। और फिर देर रात जागकर जो गीत नीरज जी ने लिखा उसे पढ़कर शंकर बहुत खुश हुए और निर्माता भी इतने खुश हुए कि नीरज जी को अपनी कार गिफ्ट कर दी। ये गाना उस समय इतना लोकप्रिय हुआ था कि रोजाना रेडियो पर कई दफा सुनाई देता था। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों। पहचान के इस गीत में तो नीरज जी खुद स्क्रीन पर नजर आते हैं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की। नीरज जी ने राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए एक गीत लिखा था। उसे लेकर राज कपूर संगीतकार शंकर के पास गए, मगर उस छंद मुक्त कविता को देखकर उसकी धुन बनाना असंभव लग रहा था। बहुत कोशिशें की गई मगर धुन बन ही नहीं पा रही थी। तो शंकर ने गीत को बदलने की बात की, मगर राज कपूर बोले कि नीरज जी ही इसकी धुन बताएंगे। और फिर नीरज जी ने उसे लय में बांधा, तब जाकर ये गाना बना। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। ये गाना आज भी हिट है। यही नहीं, नीरज जी के लगभग सभी गीत बेहद मकबूल हुए। पर जिन फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे उनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। इससे इंडस्ट्री में कहा जाने लगा कि गाने हिट और फिल्म फ्लॉप करानी हो तो नीरज से गीत लिखवाओ। उधर एस.डी. बर्मन तबीयत की खराबी की वजह से काम नहीं कर रहे थे। जयकिशन भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। ऐसे में नीरज जी का दिल फिल्म इंडस्ट्री से उठ गया और वो वापस अलीगढ़ आ गए। नीरज जी ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 130 गीत लिखे थे। लोकप्रिय भी थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में से किसी ने उनसे राब्ता नहीं रखा सिवाय देवानंद और विजयानंद के। बाद में नीरज जी ने देवानंद की आखिरी फिल्म चार्जशीट के गीत लिखे जो 2011 में आई थी, वरना वो अपने काव्य संसार में ही मदहोश रहे। नीरज जी ने अलीगढ़ के कॉलेज में कई सालों तक पढ़ाया और एक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भाषा संस्थान का अध्यक्ष नामित कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। नीरज जी ने श्रृंगार के पर्दे में दर्शन के गीत और कविताएं लिखी। आखिरी सालों में नीरज जी की रुचि दोहों और जापानी कविता शैली हाइकू में बढ़ गई थी। उनके लिखे गीत हों या कविताएं या दोहे, सब में समय बोलता दिखाई देता है। तन से भारी सांस है इसे समझ लो खूब, मुर्दा जल में तैरता जिंदा जाता डूब। अद्भुत इस गणतंत्र के अद्भुत हैं षड्यंत्र, संत पड़े हैं जेल में डाकू फिरे स्वतंत्र। नीरज जी को 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नीरज जी की याददाश्त बहुत अच्छी थी। उन्हें न सिर्फ अपनी बल्कि दुनिया भर के महान कवियों की रचनाएं मुंह जबानी याद रहती थी। आज के टाइम में जहां लोगों को अपने परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, उन्हें 200 से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर्स याद थे। वो अगर 2 बार किसी का फोन नंबर सुन लेते थे तो उसे कभी नहीं भूलते थे। नीरज जी को जहां ताश खेलने का शौक था, वहीं ज्योतिष और राशिफल को भी बहुत मानते थे। 19 जुलाई 2018 को नीरज जी इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन जो और जैसा वो लिख गए वैसा ना तो कोई और लिख पाएगा, ना ही उनके जैसा व्यक्तित्व फिर कभी इस दुनिया में आएगा। और सदियों तक ये जमाना उन्हें भुला ही नहीं पाएगा, जैसा कि वो खुद कह गए। इतने बदनाम हुए हम जो इस जमाने में, सदियां लग जाएंगी हमको भुलाने में। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने, हाल कपहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले